चलिए कल्पना करते हैं, एक बहुत ही भयानक दृश्य। जमीन तेजी से कांप रही है। एक बड़ा भूकंप। बिल्कुल, दरारें पड़ रही हैं, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। कोई आवाज नहीं। और इस खामोशी के बीच मोहल्ले के सारे कुत्ते अचानक पागलों की तरह भौंकने लगते हैं। हाँ, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खतरा महसूस हो गया हो, जो इंसानों को पता ही नहीं चल रहा। एकदम सही। तो ऐसा क्यों होता है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये संभव है कि जिस ऊर्जा से हमारा शरीर इस वक्त चल रहा है, वो ऊर्जा असल में अरबों साल पुराने किसी अनजान बैक्टीरिया की देन हो, जो आज भी हमारी कोशिकाओं के अंदर जिंदा है? हाँ, तो क्या ये संभव है? देखिए, ये ऐसे सवाल हैं जो पहली बार में किसी विज्ञान कथा यानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हिस्से लगते हैं। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में यही हमारी दुनिया की वास्तविक सच्चाई है। और इस सच्चाई को समझने के लिए हमें उस नजरिए की जरूरत है जिसे आज की हमारी स्रोत सामग्री ने बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं, वो एक जनरल साइंस मास्टर क्लास है। आमतौर पर ऐसी अध्ययन सामग्री यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के त्वरित रिवीजन के लिए होती है। हाँ, और लोग अक्सर इससे बस रटने की कोशिश करते हैं। वही तो। लेकिन ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ तथ्यों की कोई सूची पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये देखने वाले हैं कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अलग अलग विषय नहीं है। ये एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। सही कहा। मतलब विज्ञान केवल याद किए जाने वाले तथ्यों का कोई निर्जीव समूह नहीं है। ये असल में हमारे आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके को समझने का बहुत ही तार्किक नजरिया है। एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव। तार्किक नजरिया। हाँ, अगर हम स्रोत सामग्री को ध्यान से देखें तो इसमें एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है वैचारिक स्पष्टता, यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और नियमित पुनरावृत्ति। मतलब जब तक बुनियादी धारणाएं और उनके पीछे के कारण स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक विज्ञान सिर्फ एक बोझिल पहेली ही लगेगा, है ना? बिल्कुल। और किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस खेल के नियमों को समझना पड़ता है। तो चलिए भौतिकी से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के नियम। स्रोत सामग्री के अनुसार भौतिकी ऊर्जा, गति, तरंगों और भौतिक नियमों का विज्ञान है। और इसकी शुरुआत होती है चीजों को मापने से, यानी अदिश राशियां, जिन्हें हम स्केलर कहते हैं, और सदिश राशियां यानी वेक्टर। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी से कहा जाए कि बस 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ। ठीक है। अब ये जो 5 किलोमीटर है, ये सिर्फ एक मात्रा है, एक परिमाण है। मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है कि दौड़कर कहाँ जाना है। हाँ, बस दौड़ना है। विज्ञान की भाषा में ये एक अदिश या स्केलर राशि है, जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन या फिर कार्य। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से कहा जाए कि 5 किलोमीटर सीधे उत्तर दिशा की ओर दौड़ो, तो पूरी बात बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। अब परिमाण के साथ दिशा भी जुड़ गई है। और यही इसे सदिश या वेक्टर राशि बना देता है ना? एकदम सही। इसे गणितीय रूप से समझना और भी दिलचस्प है। अगर हम सिर्फ चाल की बात करें, यानी स्पीड, जो एक अदिश राशि है, तो उसका सूत्र है दूरी बटे समय। मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ सिर्फ ये देखा जा रहा है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है। हाँ, लेकिन वेग, जिसे वेलोसिटी कहते हैं, जो एक सदिश राशि है, उसका सूत्र है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। विस्थापन मतलब एक निश्चित दिशा में तय की गई सबसे छोटी दूरी। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर कोई गोल ट्रैक पर 5 किलोमीटर दौड़कर वापस उसी जगह आ जाए जहां से उसने शुरू किया था, तो उसकी दूरी तो 5 किलोमीटर होगी, लेकिन उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। एकदम सही, क्योंकि वो वहीं आ गया जहां से चला था। इसी कारण से बल और त्वरण यानी फोर्स और एक्सेलरेशन, ये भी सदिश राशियां हैं। बिना ये जाने कि बल किस दिशा में लग रहा है, बल का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात है। मतलब अगर हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि धक्का अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। बिल्कुल। अब इन नियमों से आगे बढ़ते हुए हम ध्वनि और तरंगों की दुनिया में आते हैं, और यहीं पर हमारी उस भूकंप वाली कहानी का रहस्य खुलता है जो मैंने शुरू में बताई थी। हाँ, वो कुत्तों के भौंकने वाली बात।
इंसान खुद को दुनिया का सबसे उन्नत जीव मानता है, लेकिन जब भूकंप आता है तो हमें उसकी आवाज क्यों नहीं आती? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि मानव कान की क्षमता बहुत ही सीमित है। विकास के क्रम में हमारे कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों के प्रति ही संवेदनशील हुए हैं। श्रव्य या ऑडिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हाँ, अब जो भूकंप या ज्वालामुखी से लहरें पैदा होती हैं, जैसे कि भूकंपीय पी तरंगे, उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो क्या इन्हें अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं? बिल्कुल। और चूंकि ये हमारे सुनने की निचली सीमा से भी नीचे हैं, इसलिए भारी तबाही के बावजूद हमें वो गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती जो कुत्ते या अन्य जानवर सुन लेते हैं। अरे वाह, तो कुत्ते उस इंफ्रासोनिक आवाज को सुन सकते हैं? हाँ, और दूसरी तरफ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगे होती हैं, जिन्हें पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। जैसे चमगादड़। चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए इन्हीं पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं ना? बिल्कुल सही। ये हमारी इंद्रियों की बहुत बड़ी सीमा है। हाँ, ये तो है, लेकिन ध्वनि के बारे में स्रोत में एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। इसमें लिखा है कि ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में यानी सॉलिड्स में सबसे अधिक होती है। हाँ, होती है। अच्छा रुकिए, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हवा तो हल्की होती है, ध्वनि को उसमें सबसे तेज दौड़ना चाहिए। ठोस चीजें जैसे स्टील या एल्युमिनियम, उनमें तो अणु इतने पास पास होते हैं कि जगह ही नहीं होती, फिर वहां ध्वनि तेज कैसे चल सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये एक बहुत आम गलतफहमी भी है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ध्वनि काम कैसे करती है। ठीक है। ध्वनि कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो उड़ रही है। ये एक यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, जो एक अणु से दूसरे अणु में टकराकर आगे बढ़ती है। अच्छा, मतलब पासिंग द पार्सल की तरह। एकदम सही। इसे कतार में खड़े लोगों की तरह सोचिए। अगर लोग बहुत दूर दूर खड़े हैं, जैसे गैस या हवा में, तो एक को दूसरे को धक्का देने में समय लगेगा। ओह, तो चूंकि हवा के अणु दूर दूर होते हैं, ऊर्जा को एक से दूसरे तक पहुंचने में समय लगता है। इसीलिए हवा में ध्वनि की गति कम होती है। बिल्कुल, हवा में ये केवल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आते हैं द्रव, यानी लिक्विड्स। समुद्री जल में अणु थोड़े करीब होते हैं, इसलिए वहां ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और ठोस में? ठोस में अणु एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए बहुत सघनता से पैक होते हैं। जैसे ही एक अणु कंपन करता है, वह तुरंत दूसरे को हिला देता है। अरे वाह! इसीलिए एल्यूमिनियम में ध्वनि 6420 मीटर प्रति सेकंड और स्टील में लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड की भयानक रफ्तार से चलती है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, क्योंकि ध्वनि को टकराने के लिए किसी माध्यम की यानी पार्टिकल्स की जरूरत होती है, इसलिए निर्वात में यानी वैक्यूम में, जहां कोई हवा या कण नहीं है, ध्वनि बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकती। मतलब अंतरिक्ष के सारे बड़े विस्फोट पूरी तरह से खामोश होते हैं, कोई आवाज नहीं। बिल्कुल सन्नाटा। ये सच में दिमाग के जाले साफ करने वाला तथ्य है और इंसानों ने ध्वनि के इस विज्ञान का बहुत चालाकी से इस्तेमाल भी किया है। सोनार प्रणाली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, पनडुब्बियों वाला। बिल्कुल। अगर महासागर की गहराई नापनी हो या किसी पनडुब्बी को खोजना हो, तो हम पानी के अंदर वही पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि भेजते हैं। वो ध्वनि नीचे जाकर किसी चीज से टकराती है और वापस लौटती है। लौटने में लगे समय से हम गहराई का सटीक पता लगा लेते हैं। जी हाँ, और इसी तरह भौतिकी के अदृश्य नियमों को मापने के लिए कई अन्य उपकरण भी बनाए गए हैं, जिनका जिक्र हमारी सामग्री में है। जैसे हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर, हवा की नमी या आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, और भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ। सही। और एक पायरोमीटर भी है जो बहुत अधिक उच्च तापमान मापता है। जाहिर है, अगर हम उबलते हुए लोहे का तापमान साधारण थर्मोमीटर से मापेंगे तो वो तो पिघल ही जाएगा। बिल्कुल पिघल जाएगा। और डॉक्टरों वाला स्फिग्मोमेनोमीटर तो है ही, जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो भौतिकी ने हमें नियम दे दिए, ऊर्जा कैसे चलेगी, ध्वनि कैसे टकराएगी। लेकिन बल हवा में तो काम नहीं करता, उसे धक्का देने के लिए कोई चीज चाहिए। वो चीज क्या है? और यहीं से हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं, जो हमें बताता है कि ये चीज यानी द्रव्य या मैटर असल में बना कैसे है। मैटर। रसायन विज्ञान इस ब्रह्मांड की ईंटों का अध्ययन है, और हर ईंट बनी है परमाणु से यानी एटम से,
स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन कसकर बंधे होते हैं और इस नाभिक के चारों ओर अलग-अलग कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे सौरमंडल जैसा है, जहां सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। एकदम वैसा ही मॉडल है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मास्टर क्लास के नोट्स में एक ऐसा अपवाद दिया गया है, एक एक्सेप्शन, जो इस पूरे सौर मंडल वाले नियम को ही तोड़ देता है। हाँ, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। हाइड्रोजन का एक रूप है जिसे प्रोटियम कहते हैं और इसमें कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसके केंद्र में बस एक अकेला प्रोटॉन बैठा है। ये प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत अपवाद है और यही प्रोटियम हमें समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का विचार समझाता है। समस्थानिक, ये क्या होते हैं? समस्थानिक वे रूप हैं जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन उनका द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अच्छा, तो मतलब तत्व वही रहता है, बस वजन बदल जाता है? बिल्कुल। जैसे हाइड्रोजन के 3 रूप हैं। पहला वही प्रोटियम जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरा ड्यूटीरियम जिसमें 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, और पता है इसी से भारी जल या D2O बनता है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है। ओह, हेवी वाटर। हाँ, और तीसरा है ट्रिटियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये रेडियोधर्मी होता है। तत्व एक ही है, हाइड्रोजन, बस अंदर का वजन बदल रहा है। ये तो हुई बनावट की बात, लेकिन ये पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का अंतर अक्सर लोगों को उलझा देता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर इसे हम अपनी रसोई के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आटा, चीनी और अंडे मिलाकर एक केक बेक किया गया। ठीक है, बेकिंग हो गई। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, उस पके हुए केक में से वापस कच्चा अंडा या आटा नहीं निकाला जा सकता। उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई है। मतलब विज्ञान की भाषा में इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का आणविक संगठन ही बदल जाता है। यह अपरिवर्तनीय होता है, इरिवर्सिबल। जैसे दूध से दही का बनना, जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और भोजन का पचना, इन सभी में एक नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? इसके विपरीत भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदलती है, स्टेट बदलता है। अगर आप बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं तो वो पानी वापस जमकर बर्फ बन सकता है। हाँ, ये तो रिवर्सिबल है। बिल्कुल। जल का वाष्पीकरण, चीनी का पानी में घुलना या ऊर्ध्वापातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, जहां ठोस सीधा गैस बन जाता है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। इस आणविक संगठन के बदलने की बात से मुझे कार्बन के अपर रूपों की याद आ रही है, एलोट्रोप्स। स्रोत सामग्री में कार्बन को लेकर जो जानकारी है वो सच में मतलब दिमाग घुमा देने वाली है। हाँ, कार्बन बहुत ही खास तत्व है। सिर्फ परमाणुओं के जुड़ने का तरीका बदल जाने से एक ही चीज के गुण कैसे जमीन आसमान का अंतर ले आते हैं। बिल्कुल। आइए कार्बन के उन 4 अपर रूपों पर नजर डालते हैं। पहला है हीरा, डायमंड। सबसे कीमती। इसमें कार्बन के परमाणु एक 3D कठोर संरचना में हर तरफ से एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। इसी 3 डायमेंशनल ग्रिड की वजह से हीरा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। लेकिन बिजली का कुचालक होता है ना? हाँ, चूंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, ये विद्युत का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। दूसरी तरफ है ग्रेफाइट। ये भी 100% कार्बन है, लेकिन इसमें परमाणु षटकोणीय परतों में यानी शीट्स में जमे होते हैं। हेक्सागोनल शीट्स। हाँ, और ये परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं। अच्छा, तो इसीलिए जब हम पेंसिल से कागज पर लिखते हैं तो ग्रेफाइट की परतें फिसलकर कागज पर चिपक जाती हैं और निशान बन जाता है। एकदम सही पकड़ा। और क्योंकि परतों के बीच खिसकने की जगह होती है, इसलिए ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। भारी मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। और हाँ, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का सुचालक भी है, यानी कंडक्टर। क्या बात है! सिर्फ संरचना बदलने से गुण पूरी तरह बदल गए। एक कुचालक, दूसरा सुचालक। बिल्कुल। इसके अलावा ग्राफीन है, जो कार्बन की सिर्फ एक परमाणु जितनी पतली सिंगल लेयर है। यह स्टील से भी मजबूत और बेहतरीन सुचालक है, जो भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत उपयोगी है। और एक फुलरीन भी तो होता है। हाँ, फुलरीन या C60, जिसकी संरचना बिल्कुल एक फुटबॉल जैसी होती है।
सब कुछ सिर्फ कार्बन है, लेकिन सबके काम बिल्कुल अलग। तो अब तक की हमारी यात्रा कैसी रही? भौतिकी ने हमारे लिए ब्रह्मांड के सख्त नियम तय कर दिए, रसायन विज्ञान ने हमें दिखाया कि द्रव्य या मैटर इन नियमों के तहत कैसे बनता है और आपस में कैसे जुड़ता है। हाँ, निर्जीव चीजों का पूरा विज्ञान। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये निर्जीव द्रव्य, ये निर्जीव कार्बन और अणु मिलकर जीवन में कैसे बदल जाते हैं? कोई चीज सांस लेना, बढ़ना और महसूस करना कैसे शुरू कर देती है? ये सवाल हमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की ओर ले जाता है। हाँ, और जीव विज्ञान की शुरुआत होती है जीवन की सबसे मूलभूत इकाई से, कोशिका या सेल से। स्रोत सामग्री कोशिकाओं को विकास के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो बहुत ही प्राचीन और सरल होती हैं, है ना? बिल्कुल, इनमें एक स्पष्ट झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता। इनका आनुवांशिक पदार्थ बस कोशिका के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। मतलब कोई सुरक्षा नहीं। हाँ, और इनमें केवल 70S यानी 70S प्रकार के छोटे राइबोसोम होते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल इसके मुख्य उदाहरण हैं। और यूकैरियोटिक? इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत अधिक उन्नत और जटिल होती हैं, एडवांस्ड होती हैं। इनमें एक पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो एक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे विकसित अंग होते हैं और 70S व 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पादप और जंतु यानी प्लांट्स और एनिमल्स इसी उन्नत श्रेणी में आते हैं। अगर हम पादप और जंतु कोशिकाओं की तुलना करें तो ये देखना बहुत मजेदार है कि प्रकृति ने दोनों को उनकी जरूरतों के हिसाब से कैसे गढ़ा है। हाँ, प्रकृति बहुत समझदार है। मैं हमेशा सोचती थी कि पेड़ पौधे इतने कठोर क्यों होते हैं और हम इंसान इतने लचीले क्यों हैं। स्रोत सामग्री इसका जवाब देती है। बिल्कुल। पादप कोशिका के पास सेल्यूलोज से बनी एक बहुत ही सख्त कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। उनके पास अपना भोजन खुद बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ी रसधानी यानी वैक्यूल होती है जो पानी जमा करके रखती है। लेकिन उनमें तारक्काय या सेंट्रोसोम नहीं होता। और जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में ये कठोर कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती, केवल एक पतली लचीली झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। लेकिन जंतु कोशिकाओं के पास तारक्काय जरूर होता है जो कोशिका विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस अंतर के पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। पौधों को जीवन भर एक ही जगह खड़े रहना है, तूफानों और बारिश का सामना करना है, इसलिए उन्हें कोशिका भित्ति की कठोरता चाहिए। हाँ, वो भाग तो सकते नहीं। बिल्कुल, उन्हें भाग पर शिकार भी नहीं करना, इसलिए उन्हें क्लोरोप्लास्ट चाहिए ताकि धूप से अपना खाना खुद बना सकें। जबकि जंतुओं को दौड़ना है, लचीला होना है, इसलिए उन्हें कठोर भित्ति की आवश्यकता नहीं है। और दौड़ने भागने के लिए चाहिए ऊर्जा, जो हमें मिलती है हमारे पोषण से, न्यूट्रिशन से। एकदम सही। स्रोत सामग्री में शरीर को चलाने वाले ईंधन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च और ग्लूकोज। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, जैसे खिलाड़ी ग्लूकोज पीते हैं। बिल्कुल। दूसरा है प्रोटीन। ये शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। स्रोत के अनुसार प्रोटीन 20 अमीनो एसिडों से मिलकर बनते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक हैं जो हमें भोजन से लेने ही पड़ते हैं और 11 अनावश्यक हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना लेता है। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए ये बहुत जरूरी है। और शाकाहारियों के लिए सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। हाँ, नोट्स भी यही बताते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण ईंधन है वसा यानी फैट्स। वसा के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि ये प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। ये हमारे शरीर का एनर्जी रिजर्व है। मतलब बैकअप बैटरी। बिल्कुल। इसके अलावा वसा त्वचा के नीचे जमा होकर एक प्राकृतिक इंसुलेटर की तरह काम करती है, जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है और हमें ठंड से बचाती है। ठीक है, अब हमने खाना तो खा लिया, लेकिन ये खाना ऊर्जा में कैसे बदलता है? यहीं पर कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल, ये कोशिकीय श्वसन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। आसान शब्दों में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को तोड़ता है और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है।
यही वो ऊर्जा है जिससे कोई सुन पा रहा है और हम बोल पा रहे हैं। ऊर्जा वाली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन स्रोत सामग्री में माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर जो जानकारी दी गई है उसने मुझे सच में कुर्सी से उछलने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। क्या ये अजीब नहीं है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का अलग डीएनए होता है? हाँ, ये बहुत ही अनोखी बात है। और इतना ही नहीं, इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। रुकिए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने चर्चा की थी कि 70 राइबोसोम तो आदिम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जीवाणुओं या बैक्टीरिया का लक्षण है। बिल्कुल सही याद है आपको। तो ये एक उन्नत यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है? और यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है, जो हमारे शुरुआत के सवाल का जवाब भी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए है और वो बिल्कुल एक प्राचीन जीवाणु जैसा दिखता है, तो विज्ञान का मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ी कोशिका ने एक छोटे जीवाणु को निगल लिया होगा। लेकिन उसे पचाया नहीं। उसे पचाने के बजाय उन दोनों ने आपस में एक समझौता कर लिया, एक गठबंधन। जीवाणु ने बड़ी कोशिका को ऊर्जा यानी एटीपी देना शुरू कर दिया और बड़ी कोशिका ने उसे सुरक्षा दी। ओह माय गॉड! समय के साथ वो जीवाणु हमारी कोशिकाओं का स्थायी हिस्सा बन गया, जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इंसानों का अस्तित्व ही एक प्राचीन गठबंधन का परिणाम है? बिल्कुल, एक बहुत ही पुराने समझौते का। और अगर हम आज की पूरी चर्चा के डॉट्स को जोड़ें तो विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत अंतर्संबंध सामने आता है, एक ऐसी श्रृंखला जो कभी नहीं टूटती। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। शुरुआत होती है भौतिकी के नियमों से। उन नियमों के तहत परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं। रसायन विज्ञान के जरिए ये परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जीव विज्ञान में ये अणु संगठित होकर एक जीवित कोशिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक व अंग बनाती हैं। ये अंग मिलकर एक मानव शरीर बनाते हैं और अंत में ये शरीर भोजन ग्रहण करके उसी भौतिकी के ब्रह्मांड में ऊर्जा और गति उत्पन्न करता है। ये तो एक संपूर्ण चक्र है। मतलब भौतिकी ब्रह्मांड के नियम तय करती है, रसायन विज्ञान उन नियमों के तहत पदार्थ का निर्माण करता है और जीव विज्ञान उस पदार्थ को जीवन देता है। बिल्कुल। ये कोई अलग अलग विषयों की सूची नहीं है, ये एक ही किताब के अलग अलग पन्ने हैं। और यही वो वैचारिक स्पष्टता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये सिर्फ परीक्षाओं में ही नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के नजरिए में भी सबसे ज्यादा काम आती है। जब चीजों के पीछे का क्यों और कैसे समझ आ जाए तो रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। यह सच में एक अद्भुत यात्रा रही। शून्य आवाज वाले भूकंप से लेकर कोशिकाओं के अंदर बैठे उन अरबों साल पुराने जीवाणुओं तक जिन्होंने मिलकर हमें हम बनाया है। हाँ, ये प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगली बार जब कोई गहरी सांस ले या दौड़ने के लिए कदम बढ़ाए तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद खरबों छोटे छोटे प्राचीन जीवाणु एक साथ मिलकर हमें वो ऊर्जा दे रहे हैं। एक बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचारशील प्रश्न और ब्रह्मांड के इस तार्किक नजरिए के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। विज्ञान को सिर्फ पढ़ते मत रहिए, उसे अपने आसपास महसूस कीजिए।